Hello everyone. Today we are discussing about the British Executive जो ब्रिटेन में कार्यपालिका की व्यवस्था है उससे संबंधित हम लोग आज इस क्वेश्चन में डिस्कस कर रहे हैं। तो जो भी जैसे ब्रिटेन में नाम मात्र की कार्यपालिका है उसका हेड सम्राट या महारानी होती है, वर्तमान में महारानी है। इसके अलावा वहाँ पर जो वास्तविक कार्यपालिका है उसको लीड करता है प्रधानमंत्री और उसकी कैबिनेट यानी जो उसका मंत्रिमंडल होता है। तो मंत्रिमंडल का जो क्वेश्चन है वो हम लोग डिस्कस कर चुके। आज हम लोग जो ब्रिटेन में प्रधानमंत्री पद की नियुक्ति कैसे होती है और उसकी शक्तियाँ, उसके कार्य, उसकी भूमिका क्या है, उस विषय में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ओके। तो यदि हम लोग नियुक्ति की बात करें ब्रिटेन में, तो पद की जो व्यवस्था है, प्रधानमंत्री के पद की जो व्यवस्था है वो परंपराओं से रही है, क्योंकि ब्रिटेन में देर इज नो रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन, अलिखित संविधान है, वहाँ पर लिखित संविधान नहीं पाया जाता है। तो जो भी वहाँ पर संवैधानिक जो पद हैं, जो भी जैसे वहाँ पर बड़े जो पद हैं, तो सभी की व्यवस्था वहाँ पे परंपराओं से ही विकसित हुई है। समय के में परिवर्तन आने के साथ साथ धीरे धीरे डेवलपमेंट हुआ है उसमें। तो प्रधानमंत्री के पद की यदि हम लोग बात करें तो 1721 में जो वहाँ पर सम्राट आए जॉर्ज प्रथम, तो वो जर्मनी से बिलोंग करते थे, उनको इंग्लिश नहीं आती थी, उन्होंने कैबिनेट की मीटिंग्स में भाग लेना बंद कर दिया। तो इसकी वजह से उन्होंने एक सीनियर मिनिस्टर थे, रॉबर्ट वालपोल, जो जैसे वरिष्ठ मंत्री थे, तो उनको जिम्मेदारी दे दी कि वो कैबिनेट की मीटिंग की अध्यक्षता करेंगे। तो तब से परंपरा स्टार्ट हो गई कि जो भी जैसे प्रधानमंत्री होगा वो यानी जो राजा है वो कैबिनेट की मीटिंग में नहीं जाएगा, ये डिसाइड हो गया। उसके जो भी जैसे रोबर्ट वालपोल थे, एक चीज और रही उसमें, उन्होंने प्रधानमंत्री शब्द का प्रयोग अपने साथ नहीं किया। इसका प्रयोग हुआ है 1878 में, जब जैसे ट्रीटी ऑफ बर्लिन हुई है 1878 में। तो उसमें जैसे फर्स्ट यूज हुआ है, लॉर्ड बेकन्सफील्ड जो थे, तो उन्होंने उनके नाम के साथ इसका प्रधानमंत्री शब्द का प्रयोग हुआ है। ठीक है। उसके बाद यदि विकास की बात करें तो 1906 में जैसे ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस जो है, यानी जो प्रमुखता की सूची होती है, सर्वोच्चता की जो भी जैसे सर्वोच्च पदों से जो भी जो सर्वोच्च पद होते हैं उनकी जो सूची बनाई जाती है, तो उसमें फोर्थ नंबर के ऊपर प्रधानमंत्री का पद माना गया। ठीक है। उसके बाद ये 1937 में पहली बार जो लीगल जो रिकॉग्निशन है, यानी कानूनी जो मान्यता है प्रधानमंत्री के पद को, तो वो मिली है। जिस टाइम पे सैलरी वगैरह डिसाइड करी गई प्रधानमंत्री पद के लिए, वो था मिनिस्टर ऑफ क्राउन एक्ट 1937, एक एक्ट था 1937 का। तो उसके द्वारा फिर जो हो कानूनी मान्यता इसको मिल गई। तो इस प्रकार जो प्रधानमंत्री का पद है ब्रिटेन में, तो वो एक किस्म से विकसित हुआ हुआ पद है। ओके। नेक्स्ट है सम्राट द्वारा नियुक्ति, यानी जो जब भी इलेक्शन होते हैं ब्रिटेन में, इलेक्शन के बाद फिर ये देखा जाता है कि किस बहुमत को, किस गठबंधन को या किस पार्टी को बहुमत मिला है। तो जो भी जैसे उसके बहुमत का जो नेता होता है, वो अपना नेता डिक्लेयर करते हैं। तो उसके बाद फिर जो सम्राट या महारानी होती है, वो जो लीडर डिक्लेयर किया जाता है, तो उसको प्रधानमंत्री के तौर पर वो शपथ दिला देते हैं। अगर इस तरह की कोई सिचुएशन हो जाती है कि मान लीजिए स्पष्ट बहुमत नहीं मिल पाया है, तो उसमें कहीं न कहीं जो विवेक के आधार पर डिसीजन है सम्राट या महारानी को, वो लेना पड़ता है। ओके। नेक्स्ट है जो भी जैसे अगर हम लोग 2019 की यदि हम लोग बात करें इलेक्शन की, तो जो बोरिस जॉनसन है उनकी पार्टी कंजर्वेटिव पार्टी, उनको पूर्ण बहुमत मिल गया। तो एक बार फिर जो बोरिस जॉनसन है उनको प्रधानमंत्री के पद की शपथ दिलाई गई महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के द्वारा। ओके। कॉमन सदन में बहुमत दल का नेता, यानी एक कंडीशन ये, क्योंकि सबसे पहले जरूरी ये होती है, नियुक्ति से पहले की कंडीशन ये होती है कि जो कॉमन सदन होता है, कॉमन सदन में जिस भी गठबंधन को, जिस भी पार्टी को बहुमत मिलता है, उसी का नेता प्रधानमंत्री बन सकता है। वो अपना एक नेता संसदीय दल का डिसाइड करते हैं, वो नाम बताते हैं, और उसी को प्रधानमंत्री पद के ऊपर नियुक्ति जो हो वो दे दी जाती है। तो वर्तमान में जो वो बोरिस जॉनसन ब्रिटेन के प्रधानमंत्री है, जो रूढ़िवादी पार्टी यानी जो कंजर्वेटिव पार्टी है, अनुदार दल भी जिसको कहते हैं, उस पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, और पूर्ण बहुमत की सरकार उनकी है। क्योंकि इससे पहले वो जब थे, इससे पहले भी वो प्रधानमंत्री थे, थेरेसा मे के बाद बन गए थे, तो उस टाइम पे उनके पास पूर्ण बहुमत नहीं था, वो गठबंधन की सरकार थी। ओके। नेक्स्ट है कॉमन सदन का सदस्य होना आवश्यक है। ये 1923 से वहां पे प्रथा हो गई है, एक परंपरा, क्योंकि ब्रिटेन जो वो परंपरावादी ही देश है,
और संवैधानिक जो भी जैसे व्यवस्थाएं हैं वहाँ पर डेवलप हुई है, तो वो परंपराओं के कारण ही डेवलपमेंट उनकी हुई है। तो इस वजह से वहाँ पर 1923 से ये भी वहाँ पे प्रथा बन गई है कि जो प्रधानमंत्री होगा वो लॉर्ड सदन का मेंबर नहीं होना चाहिए, उसको प्रधानमंत्री नहीं बनाया जा सकता है। जो भी पार्लियामेंट का वो हाउस है जो जनता के प्रति उत्तरदायी है, निम्न सदन है जो लोअर हाउस है, जैसे हमारे यहाँ पर लोकसभा है, तो वैसे वहाँ पर हाउस ऑफ कॉमन्स है, तो उसका मेंबर ही प्रधानमंत्री बन सकता है। ओके। नेक्स्ट आता है ब्रिटिश प्रधानमंत्री की शक्तियां कार्य, यानी जो भी जैसे ब्रिटेन में प्रधानमंत्री के लिए कार्य और शक्तियों की व्यवस्था करी गई है। तो अब हम लोग उनको डिस्कस कर लेते हैं। पहले नंबर पे है मंत्रिमंडल का निर्माण और पुनर्गठन, यानी जो भी जैसे जिस टाइम पे प्रधानमंत्री को शपथ दिलाई जाती है, तो उसके साथ ही वो एक लिस्ट भी सौंपता है सम्राट या महारानी को, जो अन्य मंत्रियों के लिए, यानी किन किन को मंत्री बनाया जाना है। उसमें फिर वो ये भी देखता है कि किसको कैबिनेट मंत्री बनाया जाना है, किसको राज्य मंत्री बनाया जाना है, किसको जो है वो एक किस्म से संसदीय सचिव बनाया जाना है। तो जो भी जैसे अलग अलग लेवल्स होते हैं मिनिस्टर्स के, तो वो नाम फाइनल करता है, उसमें बहुत सारी चीज़ें देखी जाती हैं। वो एलिजिबिलिटी को देखता है, योग्य कौन व्यक्ति है। वो विभिन्न वर्गों से संबंध रखने वाले राजनेताओं को एडजस्ट करता है। विभिन्न जो क्षेत्र हैं उनसे संबंधित व्यक्तियों को एडजस्ट करता है, क्योंकि यूके में वेल्स भी आता है, स्कॉटलैंड भी आता है, नॉर्थर्न आयरलैंड भी आता है, तो वहाँ उन क्षेत्रों से बिलोंग करने वाले लीडर्स को उसमें जगह दी जाती है। जो भी जैसे भरोसेमंद उसके होते हैं उनको जगह दी जाती है। पार्टी के जो स्ट्रॉन्गेस्ट जो एक किस्म से लीडर होते हैं उनको कैबिनेट में जगह दी जाती है। तो बहुत सारी चीज़ें देखनी होती है। अगर दोबारा से रीसफल करना है कैबिनेट का, यानी दोबारा से अगर किसी मंत्री को हटा के दोबारा फिर जो हो मंत्रिमंडल को का पुनर्गठन यदि करना है, फेरबदल यदि करना है, तो वो भी प्रधानमंत्री के का कार्य होता है। ओके। नेक्स्ट है विभागों का वितरण करना। अब जैसे जिन मंत्रियों को शपथ दिला दी गई है, उन मंत्रियों को डिपार्टमेंट्स भी अलॉट करने होते हैं। तो किस मंत्री को कौन सा डिपार्टमेंट दिया जाना है, किसको स्वास्थ्य मंत्री बनाया जाना है, किसको वित्त मंत्री बनाया जाना है, किसको रक्षा मंत्री विदेश मंत्री बनाया जाना है, किसको जो वो कृषि मंत्री बनाया जाना है, किसको उद्योग मंत्री बनाया जाना है। ये सारी चीज़ें जो है वो किसको राज्य मंत्री का स्वतंत्र प्रभार देना है, किसको मिनिस्टर विदाउट पोर्टफोलियो में रखना है। तो इस टाइप की चीज़ें जो वो सब प्रधानमंत्री का ही ये कार्य होता है। हालांकि जो गठबंधन सरकार जिस टाइम पे होती है, तो उस टाइम पे थोड़ा सा उसके लिए ये जो सिचुएशन है ये टफ हो जाती है। नेक्स्ट है कैबिनेट का प्रमुख, यानी जो कैबिनेट है मंत्रिमंडल जो होता है उसका अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। मंत्रिमंडल की बैठक कब होनी है ये वो डिसाइड करता है। उस दिन मंत्रिमंडल में किस किस को बुलाया जाना है, मंत्रिमंडल की कार्यसूची यानी जो एजेंडा है वो क्या रहना है, किन विषयों के ऊपर चर्चा की जानी है, किन नीतियों को फाइनल किया जाना है। तो कैबिनेट से संबंधित हर प्रकार के जो फैसले हैं वो प्रधानमंत्री ही लेता है, क्योंकि वो उसका सुप्रीम होता है। नेक्स्ट है संसद में अहम भूमिका, यानी संसद का नेता होता है। अब संसद का नेता, हालांकि वहाँ पर 1945 के बाद से जो प्रधानमंत्री हैं वो खुद जो हो वो लीडर ऑफ द हाउस नहीं है, कॉमन सदन के नेता नहीं है। उन्होंने अपनी पार्टी के किसी और सीनियर मिनिस्टर को ये जिम्मेदारी दे रखी है कि वो हाउस ऑफ द लीडर के रूप में कार्य करेंगे। लेकिन जो भी इसके बावजूद जो भी संसद में होना है, संसद में किस बिल के ऊपर चर्चा होनी है, क्या कार्य प्रणाली रहनी है, किन विषयों के ऊपर डिस्कशन होना है, कौन सा बिल जो वो लेकर आना है, किस डेट को लेकर आना है, किस हिसाब से उसको पास करवाना है, जो भी जैसे कौन से मुद्दे जनता के हैं जो उठाए जाने हैं, विपक्ष की किन जो भी जैसे विपक्ष की तरफ से मांग की जा रही किन मुद्दों का कैसे जवाब देना है, ये जो पूरा प्रोसेस रहना है, तो वो जो प्रोसेस रहता है वो प्रधानमंत्री के निर्देशन में ही सारी चीजें चलती हैं, उसकी नॉलेज में ही सब कुछ होता है। ओके। नेक्स्ट है कॉमन सदन को भंग करवाना। ये बड़ी एक अहम पावर है ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के पास, और जो समय समय पर प्रधानमंत्री जिसका प्रयोग करते भी रहे हैं। 2005 में टोनी ब्लेयर ने जैसे एक साल पहले संसद को भंग करवा लिया था। तो ये उसके हाथ में एक अहम पावर है कि वो जो कॉमन सदन है उसको उसका कार्यकाल पूर्ण होने से पहले भी सम्राट या महारानी को कहकर सिफारिश करके ऑफिशियली, तो वो उसको भंग करवा सकता है। अगर भंग करवाते हैं तो इट मीन्स उसके फिर नए इलेक्शन करवाने होते हैं।
तो ये जो पावर है ये भी जैसे हमारे यहाँ पर ये प्रधानमंत्री के पास है, राष्ट्रपति को कह के वो लोकसभा को भंग करवा सकता है, वैसे ही वहाँ पर हाउस ऑफ कॉमन्स को ब्रिटेन का प्रधानमंत्री सम्राट या सम्राज्ञी के किसी के निर्देश पर भंग करवा सकता है। ओके। नेक्स्ट है मंत्रिमंडल और सम्राट में कड़ी, यानी जो भी जैसे मंत्रिमंडल है, कैबिनेट के जो भी मिनिस्टर्स हैं, अगर उनको कोई बात सम्राट तक पहुंचानी है तो वो प्रधानमंत्री के द्वारा पहुंचा सकते हैं। अगर सम्राट को कोई बात, कोई विचार, कोई सजेशन, उसका कोई ऑब्जेक्शन अगर उसको उसको लगता है कोई नीतिगत रूप से उसको मान लो कोई विचार रखना है, तो वो भी कैबिनेट के समक्ष वो रखता है। तो एक किस्म से इन दोनों के बीच में एक संपर्क सूत्र का काम करता है प्रधानमंत्री। ओके। नेक्स्ट है सम्राट का मुख्य सलाहकार, यानी जब भी सम्राट को कोई कानूनी कोई पेच फंसता है, कोई लीगल इश्यूज के ऊपर कोई उसको किसी नीतिगत विषय के ऊपर उसको कोई विचार विमर्श की जरूरत होती है, उसको कोई परामर्श चाहिए होता है, जो भी जैसे, या अगर वो विदेश यात्रा के ऊपर जाता है तो उसमें क्या कुछ एजेंडा रहना है, इससे संबंधित जो पूरा प्रोसेस है, नियुक्तियों का जो पूरा प्रोसेस है, तो इससे संबंधित जो मेन सलाह होती है वो सम्राट को प्रधानमंत्री के द्वारा ही दी जाती है। ओके। नेक्स्ट है विभिन्न विभागों में समन्वय स्थापित करना, यानी जो भी अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं ब्रिटेन में, तो उन डिपार्टमेंट्स के बीच में ऐसा हो सकता है कि किन्हीं डिपार्टमेंट्स के बीच में कोई दिक्कत हो गई हो, कोई आपस में उनकी नहीं बन रही हो। मान लो कोई एजुकेशन जो मिनिस्ट्री है वो कॉलेज खोलना चाहती है, लेकिन उसमें जैसे जो पैसे की व्यवस्था है, वित्त मंत्रालय ये बोल रहा है कि पैसा जो हुआ नहीं मिलेगा, तो दोनों डिपार्टमेंट के बीच में खींचतान बढ़ गई है। तो इस टाइप के जो इशू है, या फिर मान लो कोई इंडस्ट्री लगाना चाहता है कोई मंत्रालय, लेकिन जो इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री है वो एनओसी नहीं दे रही है, मान लो वो बोल रहे हैं कि पर्यावरण के लिए ठीक नहीं रहेगा, तो उनके बीच में कोई इस तरह की दिक्कत आ गई है। तो इस टाइप के विषयों के ऊपर जो विभिन्न विभागों में अगर कोई लड़ाई हो गई है, कोई इस तरह की कोई खींचतान हो गई है, कोई इशू क्रिएट हो गया है, तो उसको हैंडल करने की, उसको रिजोल्व करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो भी ब्रिटेन के प्रधानमंत्री की रहती है। नेक्स्ट है राष्ट्र का नेता, यानी वो देश का सर्वोच्च नेता होता है। और वर्तमान समय में तो जो भी जैसे जिसके भी हाथ में एक्चुअल पावर है जिस देश में, वो बहुत पॉपुलर लीडर हो रहे हैं। और देश के लिए अच्छा होता है बुरा होता है, उस लीडर को ही जैसे रिस्पॉन्सिबल माना जाता है। और आंतरिक और बाहरी दोनों स्तरों पर उस लीडर की वजह से ही देश की जो साख है वो बनती है। तो इस वजह से देश की जो जनता है वो प्रधानमंत्री की तरफ ही देख रही होती है, उसकी जो उम्मीदें होती हैं, उन उम्मीदों को पूरा करने के लिए वो प्रधानमंत्री को ही रिस्पॉन्सिबल मानती है, उसकी तरफ ही मान लो वो देख रही होती है कि वही जो है उन सपनों को पूरा करेंगे। और अगर कोई गलत होता है तो उसमें प्रधानमंत्री की गलतियां ही निकाली जाती हैं। तो ये जैसा मैंने बताया, वर्तमान में संसद की पावर जो वो कम हो रही है, लेकिन कार्यपालिका की पावर ज़्यादा हो गई है। और उसमें भी जिस जहाँ पर एक आदमी के हाथ में जैसे प्रधानमंत्री का पद है या यूएसए में राष्ट्रपति का पद है, तो इसी हिसाब से एक्चुअल पावर यदि उनके पास है, तो पूरा जो देश की जिम्मेदारी होती है वो राष्ट्र के नेता के तौर पर उन्हीं की होती है। ओके। नेक्स्ट है इसमें विदेशी मामलों में भूमिका, यानी जो फॉरेन अफेयर्स मैटर्स है, तो उसमें क्या होना है, किस देश के साथ संधि करनी है, समझौता करना है, किस देश की यात्रा करनी है, किस देश में यात्रा के लिए विदेश मंत्री को भेजना है, किस देश में यात्रा के लिए राष्ट्रपति को भेजना है, किस सेक्टर में समझौता करना है, एजुकेशन में करना है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी में करना है, कि मान लो कोई हमें विज्ञान के क्षेत्र में करना है, कोई अंतरिक्ष के क्षेत्र में करना है, स्पेस टेक्नोलॉजी बड़ी इंपॉर्टेंट है आज के टाइम पे, या फिर मान लो कोई आर्थिक और कोई समझौता करना है, कोई पर्यावरण से संबंधित कोई सम्मेलन में भाग लेना है, किसी और कोई जो यूएनओ है वहाँ पर कोई रिप्रेजेंटेशन होना है, किसी देश में राजदूतों की व्यवस्था करनी, नियुक्ति करनी है। तो ये जो पूरा किसी देश से राजनयिक संबंध तोड़ने हैं या स्थापित करने हैं, ये पूरा जो जैसे कार्य होते हैं विदेशी मामलों से संबंधित, ये प्रधानमंत्री की देखरेख में ही होते हैं। ओके। नेक्स्ट है अपनी पार्टी का प्रमुख नेता, यानी जो भी उसकी कंसर्न पार्टी होती है। अब जैसे बोरिस जॉनसन है ब्रिटेन में प्रधानमंत्री, तो जो कंजर्वेटिव पार्टी है, कंजर्वेटिव पार्टी यदि इलेक्शन लड़ती है तो किसको टिकट दी जानी है, कौन लीडर ऐसे हैं जिसको मंत्रिमंडल में शामिल किया जाना है, कौन लीडर ऐसे हैं जिनको मंत्रिमंडल से हटाया जाना है, कौन लीडर ऐसे हैं जिसको पार्टी का अध्यक्ष बनाया जाना है, जिनको ऑर्गेनाइजेशन में कोई पोस्ट दी जानी है, जो पार्टी है उसको किस प्रकार की नीतियां बनानी है,
कैसे कार्यक्रम डिसाइड करने हैं, किस नाम से पॉलिसीज वगैरह उनकी आनी है, कैसा उनका एक किस्म से जो एटीट्यूड है वो लोगों के प्रति रहेगा। जो पूरी पार्टी की जो एक किस्म से पूरी जो धारणा विचारधारा जो पार्टी की डेवलप होती है, तो उस लीडर को ही उसमें जिम्मेदार माना जाता है, क्योंकि उस दौरान वही पार्टी को लीड कर रहा होता है और प्रधानमंत्री के नाम से ही पार्टी पहचानी जाती है। इलेक्शन लड़ा जाता है तो प्रधानमंत्री के नाम से ही लड़ा जाता है एक किस्म से। हालांकि इंडिया जैसी सिचुएशन तो ब्रिटेन में नहीं है जितना यहाँ पर रैली वगैरह प्रधानमंत्री वगैरह करते हैं, लेकिन फिर भी एक अहम पार्टी का जो एक मेन प्रवक्ता होता है वो जो हो प्रधानमंत्री ही होता है। ओके। नेक्स्ट है वित्त पर नियंत्रण, यानी देश में पैसे की जो व्यवस्था है उसके ऊपर जो कंट्रोल करने की जिम्मेदारी है वो प्रधानमंत्री की रहती है। प्रधानमंत्री के निर्देशन में ही बजट जो हो वो तैयार किया जाता है। उसको उसकी नॉलेज में ही सारी चीज़ें रहती हैं कि जनता के ऊपर कौन सा टैक्स हम लोग लगा रहे हैं, किस टैक्स में कटौती करी जा रही है। जो भी जैसे वार्षिक आय व्यय का जो ब्यौरा होता है उसको साझा किया जाता है उनके साथ। जो बजट होता है उसमें क्या क्या प्रावधान है सबके ऊपर जो वो डीपली डिस्कशन होता है। इसके अलावा जैसे संसद में पास होने के बाद जो खर्च होता है तो उस खर्च के ऊपर भी जैसे उसका नियंत्रण रहता है, जो भी अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं तो उनको किसको कितना मिलना है कैसे। तो देश में पूरे पैसे की जो व्यवस्था होती है वित्त के ऊपर जो कंट्रोलिंग जो की जो जिम्मेदारी होती है, क्योंकि जब भी कोई किसी तरह का स्कैम कोई सामने आता है, कोई आर्थिक कोई दिक्कत कोई सामने आती है, कोई आर्थिक गड़बड़ी सामने आती है कि देश को मान लो इकोनॉमिकली कोई लॉस हुआ है या आर्थिक जो स्थिति है वो डाउन हुई है, तो उसके लिए प्रधानमंत्री को ही रिस्पॉन्सिबल माना जाता है। तो इस वजह से उसकी यह जिम्मेदारी रहती है कि जो देश में पैसे की व्यवस्था है वो सुचारू रूप से चले और जो देश की अर्थव्यवस्था है वो ठीक से काम करे। तो इस प्रकार हम लोग ये क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे ब्रिटिश प्रधानमंत्री की नियुक्ति और शक्तियों से संबंधित। तो इस प्रकार ब्रिटेन में जो भारत की तरह ही जो प्रधानमंत्री है उसकी जो पोस्ट है वो बड़ी पावरफुल है और उससे पावरफुल पोस्ट वहाँ पर कोई है भी नहीं। तो जो स्थिति है ब्रिटेन के प्रधानमंत्री की वो बड़ी ही सशक्त और मजबूत स्थिति है। ओके। थैंक यू।